ठीक है। तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पृष्ठ रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कोलाइड कणों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कणों की आकृति के आधार पर प्रकार। ठीक है। इससे पहले हम लोग आवेश के आधार पर कितने प्रकार का कोलाइड होता है, उसके अलावा आकर्षण बल के आधार पर कितने प्रकार का होता है, और उसके पहले क्या पढ़े थे, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके थे। लास्ट हमारा बचा था कि कणों की आकृति के आधार पर कोलाइड विलयन कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे मिसेल निर्माण की क्रियाविधि कैसा होता है। इसी में ही जब हम लोग तीसरा नंबर का कोलाइड पढ़ेंगे संगुणित कोलाइड करके, तो संगुणित कोलाइड का आपका दिया जाता है उदाहरण किसका, साबुन का। तो साबुन का जो क्रियाविधि होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि या साबुन की प्रक्षालन क्रियाविधि। क्या बोलते हैं, साबुन की प्रक्षालन क्रियाविधि। ये जब हो जाएगा कंप्लीट, अब कोलाइड का हम लोग क्या जान डाले थे, क्या बोलना चाहिए, परिभाषा जान डाले थे, उसका क्या देख डाले थे, प्रकार देख डाले थे। अब देखेंगे इसके बाद कोलाइड बनाने की विधि। क्या देखेंगे, कोलाइड बनाने की विधि, जिसमें दो प्रमुख विधि है। सबसे पहला एक विधि होता है ब्रेडिंग आर्क विधि और एक होता है आपका पेप्टीकरण। दोनों विधि आईएमपी है। इसके अलावा दो और विधि है, एक यांत्रिक विधि है और एक अल्ट्रासोनिक मेथड है। क्लियर है, तो उसको बुक से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा समझा दूंगा, हिंट दे दूंगा मैं, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि कोलाइड का अब निर्माण हो गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका शुद्धिकरण। क्या करेंगे, शुद्धिकरण। तो कोलाइड का शुद्धिकरण विधि पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, जिसमें हम लोग गर्म अपवहन क्या होता है, विद्युत अपवहन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो आज हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कोलाइड का प्रकार जो लास्ट प्रकार का बचा था, और उसी के अंतर्गत जो तीसरा रहेगा उसका उदाहरण में साबुन की प्रक्षालन क्रिया विधि। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कोलाइड बनाने की विधि, और उसके बाद पढ़ना है हम लोग को कोलाइड का शुद्धिकरण। क्या पढ़ना है, कोलाइड का शुद्धिकरण। टॉपिक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग का आज का टॉपिक है कणों की आकृति के आधार पर कोलाइड के प्रकार। किसके आधार पर, कणों की आकृति के आधार पर। चलो हेडिंग डालो, कणों की आकृति के आधार पर, कणों की आकृति के आधार पर कोलाइड का प्रकार। कोलाइड का प्रकार, कणों की आकृति के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर है, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। एक होता है आपका बहुआण्विक कोलाइड, ध्यान से समझना। एक होता है आपका बहुआण्विक कोलाइड, दूसरा होता है आपका दीर्घ आणविक, ठीक है ना, दीर्घ आणविक, या उसी को बोलते हैं वृहत आणविक। क्या बोलते हैं, वृहत आणविक कोलाइड। ठीक है, और तीसरा जो है आपका मोस्ट एमपी, जिसको हम लोग बोलते हैं संगुणित कोलाइड। क्या बोलते हैं, संगुणित कोलाइड। ये तीनों में सबसे ज़्यादा एमपी कौन सा है भैया बोलोगे तो मैं बताऊंगा आपको, संगुणित कोलाइड एमपी है। क्लियर है ना, लेकिन जानना तीनों को है। सबसे पहले बात करते हैं किसका, बहुआण्विक कोलाइड का। बहुआण्विक यानी जो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होगा, मतलब इसका जो संगठक अणु होगा कोलाइड का, वो बहुत ही छोटे आकार का होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, पांचवा अणु, ऐसा। ठीक है, यानी कि ये छोटे छोटे 1 नैनोमीटर से कम आकार के जो अणु रहेंगे, से कम आकार के जो क्या रहेंगे आपके अणु रहेंगे, 1 नैनोमीटर से कम आकार के जो अणु रहेंगे आपस में, ठीक है, बहुत सारे अणु क्या होंगे, समूहन करेंगे, एक साथ मिलेंगे, एग्रीगेट होंगे, और सभी आपस में जुड़ करके एक कोलाइड का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बहुआण्विक कोलाइड। क्या बोलते हैं, बहुआण्विक कोलाइड। क्लियर है कि नहीं। और ये कौन से आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, वान डर वाल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा, वान डर वाल्स आकर्षण बल द्वारा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, बहुआण्विक कोलाइड किसे कहते हैं, वे कोलाइड, ठीक है, जिनके संगठक कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, जिनके संगठक कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, तथा आपस में वान डर वाल आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होकर के ये समूहन से बनते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुआण्विक कोलाइड। बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना बहुआण्विक कोलाइड, बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना क्या आपका, बहुआण्विक कोलाइड। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल में है आपका गोल्ड कोलाइड, एग्जाम्पल याद रखना है, गोल्ड कोलाइड है, सोने का जो कोलाइड बनाता है गोल्ड कोलाइड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है सल्फर क्लोराइड। कौन सा, सल्फर कोलाइड, सल्फर कोलाइड, सल्फर कोलाइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ डाले किसके बारे में, बहुआण्विक कोलाइड के बारे में। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, दीर्घ आणविक कोलाइड। मान लो, ध्यान समझना, कोलाइड जो है वो दीर्घ अणुओं से मिलकर बना है मतलब अणुओं का आकार क्या है, अपेक्षाकृत बड़ा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो दीर्घ अणुओं से मिलकर बने हुए, दीर्घ अणुओं के समूहन से मिलकर बने हुए कोलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ आणविक कोलाइड। क्या बोलते हैं, दीर्घ आणविक कोलाइड। क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। इसके अलावा आपका स्टार्च है, गोंद है,
पॉलीथीन है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके दीर्घ आणविक कोलाइड के अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान समझना, नेक्स्ट है आपका संगुणित कोलाइड। ठीक है, संगुणित कोलाइड के बारे में। अब संगुणित कोलाइड के बारे में ध्यान से सुनना ना, ऐसे यौगिक जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। ध्यान से समझना, ऐसे पदार्थ, ठीक है ना, जो कौन सी सांद्रता बोल रहा हूँ मैं? कम सांद्रता में। जब सांद्रता उसका क्या हो? कम। सांद्रता जब उसका क्या हो? कम, तो किसकी तरह व्यवहार करें? प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह। प्रबल विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं? जिसको जल में घोलने पर उसका आयनन क्या हो जाता है? आसानी से होता है और तेजी से होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl है, NaCl को जैसे ही मैं पानी में डालूंगा फटाक से Na+ और Cl- में टूट जाता है, तो तेजी से आयनित हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं? और पूरी तरीके से आयनित होता है, 100% आयनित होता है। मतलब 100 भाग है तो 100 का 100 भाग टूटेगा, 100 भाग Na बनेगा और 100 भाग Cl- बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रबल विद्युत अपघट्य। तो ध्यान से सुनना, ऐसे पदार्थ हैं जो कम सांद्रता पर किसकी भांति व्यवहार करते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। और एक अधिक सांद्रता पर इनका क्या हो जाता है? समूहन होता है। क्या होता है? समूहन। यानी आपस में ये सभी क्या होते हैं? संगुणित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। क्लियर ना? और इकट्ठा होकर किसका निर्माण करते हैं? आपका मिसेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मिसेल का। उसको हम लोग बोलते हैं संगुणित कोलाइड। क्या बोलते हैं? संगुणित कोलाइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? एग्जाम्पल में लिखना है आपका साबुन एवं डिटर्जेंट। साबुन एवं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को अपमार्जक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपमार्जक। क्लियर है ना? साबुन एवं डिटर्जेंट। अरे सर्फ एक्सेल वगैरह रही, निरमा, सर्फ एक्सेल, वो क्या है? डिटर्जेंट है। और साबुन, सर्फ एक्सेल का साबुन भी आता है। समझ आ रहा है ना? ऐसा टाइप का समझो। यहाँ तक क्लियर है? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके संगुणित कोलाइड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संगुणित। तो ध्यान से समझना, कणों की आकृति के आधार पर कितने प्रकार का हो गया आपका? बताओ कितने प्रकार का? 3। सबसे पहले बहुआण्विक, फिर दीर्घाण्विक, और तीसरा है क्या आपका? संगुणित कोलाइड। अब हम लोग को पढ़ना है डिटेल किसके बारे में? संगुणित कोलाइड। उदाहरण किसका दिया? साबुन एवं अपमार्जक। अब ध्यान से देखो, साबुन के बारे में मैं परिभाषा क्या बोला था? साबुन जो रहता है, ठीक है, वो उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्ल के क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम होते हैं। क्लियर है? यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा C17H35 COO Na। देखो, इतने को स्टीयरेट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? स्टीयरेट। और ये क्या है तुम्हारा? सोडियम। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम स्टीयरेट। तो ध्यान समझना, साबुन जो रहते हैं उच्च वसीय अम्ल के, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम, या तो फिर यहाँ पास फॉर्मूला क्या हो सकता है? C17H35 COO पोटेशियम लवण। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या क्या होते हैं? पोटेशियम लवण होते हैं। सबसे पहले समझ आया कि नहीं? जैसे ही मैं, ध्यान से समझना, ध्यान दो, साबुन का यदि जल में सांद्रता, ठीक है, 10⁻³ मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, सेकंड से क्या हो? मान लो आपका कम हो, ठीक है ना। यदि ध्यान से समझना, साबुन है, इसका मान लो सांद्रता 10⁻³ मोल प्रति लीटर। 1 लीटर पानी में मैं मान लो 10⁻³ मोल साबुन को घोल रहा हूँ, और 1 सेकंड में वो घुल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी इसका जो सांद्रता है उसका मान कितना हो? 10⁻³ से कम हो या 10⁻³ हो। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह। किसकी तरह? प्रबल विद्युत अपघट्य। लेकिन मान लो इसका सांद्रता पानी में इसका ज़्यादा हो, तभी तो तुम लोग पानी में डालते हो, झाग ज़्यादा निकलता है ना। यानी उसका सांद्रता क्या रहता है? हल्का सा ज़्यादा रहता है। अरे हाथ अलग टाइप से दिखता है ना, सांद्रता ज़्यादा रहता है इस कारण। यहाँ तक क्लियर है? तो जब ध्यान समझना, इसका सांद्रता ज़्यादा होता है, किसकी तरह व्यवहार करेगा बोला हूँ मैं? मिसेल की भांति। किसकी भांति? मिसेल। अब ये मिसेल क्या होता है? शुरुआत करें क्या? क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे साबुन की प्रक्षालन क्रियाविधि। क्या देखेंगे? साबुन का प्रक्षालन क्रियाविधि। होता क्या है? ध्यान से समझना। अच्छा, उससे पहले तुम लोग को जानना है CMC क्या होता है? क्रांतिक मिसेल सांद्रता, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल, ध्यान समझना ना, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। क्रांतिक मिसेल सांद्रता लिखो, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। ध्यान समझना, मिसेल का निर्माण एक निश्चित तापमान के ऊपर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट तापमान। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट तापमान। मतलब जब मिसेल का निर्माण करना है, साबुन को अच्छे से वर्क करना है या डिटर्जेंट को अच्छे से वर्क करना है, तो उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए रहता है।
उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राफ्ट तापमान। पहले तो ये जाने। अब ध्यान समझना, क्राफ्ट तापमान में, ठीक है ना, क्राफ्ट तापमान में, ठीक है, जिस सांद्रता पर मिसेल का निर्माण संभव होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्या बोलते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, जिसका मान 10⁻⁴ से लेकर के कितना होता है आपका 10⁻³ मोल के मध्य में। क्लियर है, 10⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड, 10⁻⁴ मोल, सॉरी 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। मैं क्या बोला हूँ, ध्यान समझना। मिसेल के निर्माण के लिए एक निश्चित तापमान का आवश्यकता होता है, उस तापमान को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट तापमान। पहले ये समझ आया क्राफ्ट तापमान किसे कहते हैं। जैसे संक्रमण ताप पढ़े थे, अतिचालक की तरह व्यवहार करते उस ताप को क्या बोलते हैं, संक्रमण ताप। वैसे ही याद रखो क्राफ्ट तापमान। क्राफ्ट तापमान मतलब जिस टेम्परेचर पर आपका मिसेल का निर्माण संभव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट तापमान। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10⁻³ मोल हो या उससे कम हो तो किसकी तरह काम करेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। मतलब 10⁻³ से ज़्यादा हो, जब 10⁻³ से क्या हो, ज़्यादा, यानी 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ तक जब ऐसा सांद्रता रहता है किसका, साबुन का। क्लियर है। और कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, क्राफ्ट तापमान। कैसा होना चाहिए, क्राफ्ट तापमान। तो जो मिसेल का निर्माण करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्या बोलते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। CMC क्या होता है, फुल फॉर्म आएगा क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन या क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्लियर है। क्राफ्ट तापमान पर देखा जाता है, कितना होता है इसका मान, 10⁻³ से 10⁻⁴। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कब व्यवहार करेगा, जब सांद्रता का मान क्या हो, 10⁻⁴। उससे जैसे ही ज़्यादा हुआ तो किसका निर्माण कर देगा, मिसेल का। किसका निर्माण करेगा, मिसेल का। यहाँ तक क्लियर है। अब मिसेल निर्माण कैसे होता है, ध्यान समझना। मैं क्या बोला हूँ, साबुन जो होता है उच्च वसी अम्ल होता है, ठीक है। और इसमें जब आयनन होगा तो हमको क्या प्राप्त होता है, ऋण आयन प्राप्त होता है। जैसे कि देखो C17H35 COO Na है। जैसे ही इसको मैं पानी में घोलूँगा, पानी में जैसे ही घोलूँगा तो ये दो भागों में टूट जाएगा। C17H35 COO माइनस और ये Na+ अलग हो गया। अब इतना जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्टीयरेट आयन। क्या बोलते हैं, स्टीयरेट आयन। अब ये जो स्टीयरेट आयन है टोटल कितने हैं, 17। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया, 17 ठोक हो गया। अरे COO माइनस। क्लियर है, मतलब वही है ना, C17H35 को लिख दिया ना, ये 17 ठोक बना दिया। कार्बन का लंबा चैन है और उसमें क्या है, COO माइनस। अब ध्यान से समझना, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं पुंज, टेल, और इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष या हेड। क्या बोलते हैं, हेड। शीर्ष वाला जो सिरा रहता है वो क्या होता है आपका, जल स्नेही होता है। क्या होता है, जल स्नेही, यानी जल के साथ आसानी से क्रिया कर सकता है। आकर्षण बल, यानी जल की ओर आकर्षित होता है, जल से स्नेह करता है। क्लियर है, आकर्षित होता है। और ये वाला जो सिरा होता है वो क्या होता है आपका, जल विरोधी। क्या होता है, जल विरोधी, मतलब जल से दूर रहने का कोशिश करेगा। हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक। क्लियर है। और ये क्या होता है आपका, हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझना, ठीक है। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो यह स्टीयरेट आयन तथा सोडियम लवण में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यह जो ऋणात्मक आयन होता है, यह जो ऋणात्मक आयन होता है उसमें एक उच्च कार्बन श्रृंखला का पुंज होता है, ठीक है। उच्च कार्बन श्रृंखला का पुंज होता है जो कि क्या होता है, जल विरोधी होता है। और एक जो सिरा होता है जो कि हेड का निर्माण करता है, कार्बोक्सिलेट आयन है। ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। देखो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ना, इसको जैसे ही हटाया H को तो कार्बोक्सिलेट हो गया। ये कौन सा भाग हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन वाला भाग। ये क्या होता है आपका, शीर्ष होता है और जल स्नेही होता है। क्या होता है, जल स्नेही। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब होता क्या है, ध्यान से समझना। जैसे ही मैं, अच्छा ये जल विरोधी है, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझना। जैसे कि एक बर्तन लिए हैं, इस बर्तन में किसको रखे हम लोग, कपड़े को रखे हैं। कपड़ा में लगा हुआ ये दाग है। दाग में तुम लोग को पता है पसीना के कारण, धूल के कारण, इन सभी के कारण क्या आ जाता है, तुम्हारा चिपचिपा टाइप से रहता है, ऑयली रहता है। कैसा रहता है ये, ऑयली। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है वो ऑयली होता है। क्लियर है ना।
पसीने हैं, धूल का कण है, तेल वगैरह, इन सब के कारण कपड़ा क्या हो जाता है, मैला हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ऑयली है मतलब एक ऐसा है जल विरोधी वाला भाग ही है ये एक हिसाब में। अब ये क्या है, चारों ओर पानी है, कपड़ा को पानी में डाले हो, कपड़ा है, कपड़ा ऑयली है, समझ आ रहा है ना, इसको पानी में डाले हो, पानी में क्या डाले हो, फिर साबुन डाले हो, साबुन को डाले हो, साबुन को जब डाले हो तो ये वाला भाग ऐसा टूट गया है, तो इसको मैं कैसे शो कर रहा हूँ, ये ऐसा सिरा और ये ऐसे, क्लियर है ना। तो ध्यान दो, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो रहेगा पानी की ओर रहेगा, जल स्नेही वाला भाग किधर रहेगा, पानी, पानी किधर है, बाहर की ओर है। तो कैसे बनाओगे, मिसेल बनाते हो, सबसे गंदा गलती वही करते हो ना, ये ऐसे गोल गोल को ऐसे बाहर बनाना। यहाँ तक समझ आया। और उसके बाद वाला जो भाग हाइड्रोफोबिक है, जो जल से क्या होता है, डरता है, मतलब जल से दूर रहने की कोशिश करेगा। जल यदि चारों ओर है, समझ आ रहा है ना, तो ये किधर जुड़ेगा, मैल के साइड जुड़ेगा, किधर जुड़ेगा, मैल के साइड, समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसे मैल से जुड़ा ये ऐसा जुड़ गया। अब तुम लोग क्या करते हो, बार बार पानी से निकालते हो, अंदर बाहर करते हो इसको, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो पानी रहता है, पानी रहेगा, ठीक है, पानी किसको खींचेगा, हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट को, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट किसको खींचेगा, हाइड्रोफोबिक वाले को, और हाइड्रोफोबिक किसको खींचेगा, तेल को, जिसको खींचेगा, तेल को, जिससे कि तुम्हारे कपड़े से जो तेल रहेगा, गंदगी रहेगा, वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं पाइसी कारक की क्रियाविधि। क्या बोलते हैं, पाइसी कारक की क्रियाविधि। हम लोग पढ़ेंगे पाइसीकरण करके लास्ट टॉपिक कल, तो उसमें पाइसी कारक होता है। पाइसी कारक के रूप में उदाहरण दिया जाता है किसका, साबुन का। तो तुम्हारे में क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए करके बोलेगा तो यही चीज लिखना है, साबुन की क्रियाविधि को समझाइए करके बोलेगा तो भी इसी चीज को लिखना है, और तीसरा यदि पूछेगा पाइसी कारक की क्रियाविधि को समझाइए तो भी ये लिखना है। 3 टाइप से क्वेश्चन आएगा और तीनों का आंसर सेम टू सेम। या फिर ऐसा भी आ सकता है संगुणित कोलाइड की कार्य करने की क्रियाविधि को समझाइए, 4 टाइप से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है ना। तो चारों क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक है, साबुन की क्रियाविधि। कौन कौन सा क्वेश्चन बोला हूँ, संगुणित कोलाइड की क्रियाविधि, साबुन का प्रक्षालन क्रियाविधि, मिसेल निर्माण का क्रियाविधि, और चौथा क्या बोला हूँ, पाइसी कारक की क्रियाविधि। क्या बोला हूँ, पाइसी कारक। लिखने वाले लिख ले रहो, भूलते हो फिर, पाइसी कारक की क्रियाविधि। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका किसका निर्माण, मिसेल का निर्माण कैसे होता है, और अंततः कपड़ा जो रहेगा वो क्या हो जाता है आपका, साफ हो जाता है, ये ऑयल वगैरह उससे निकल जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्या, कोलाइड निर्माण की क्रियाविधि। हेडिंग डालो सब लोग, कोलाइड निर्माण की क्रियाविधि। मिसेल वाला हो गया ना कहानी, ठीक है, समझ आया ना सबको, मिसेल वाला क्लियर है। आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कोलाइड निर्माण की क्रियाविधि। कोलाइड का निर्माण का मुख्यतः कितना विधि है, 2 विधि है। कितना विधि है, 2 विधि। एक तो है तुम्हारा, ध्यान से समझना, एक तो है परिक्षेपण विधि। पहला विधि है उसको बोलते हैं क्या, परिक्षेपण विधि। चार्ट बना लो ना, ठीक है, क्योंकि नोट्स हम नहीं है। एक है परिक्षेपण विधि और दूसरा होता है आपका संघनन विधि। क्या होता है, संघनन विधि। इस विधि को हम लोग भौतिक विधि बोल देते हैं, और ये वाला जो विधि है संघनन विधि, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक विधि। क्या बोलते हैं, रासायनिक विधि। क्लियर है ना, ध्यान से समझो आप। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखना, परिक्षेपण विधि में क्या होता है, अधिक व्यास वाले जो कण रहते हैं, अधिक व्यास वाले कण हैं, ठीक है, अधिक व्यास वाले कण को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कोलाइड आकार के कणों में निरूपित करते हैं, यानी चेंज करते हैं। कोलाइड आकार के कणों में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। कोलाइड आकार के कणों में क्या करते हैं, परिवर्तित। और ये वाला जो विधि रहता है उसमें क्या होता है, संघनन में संघनित करते हैं, मतलब छोटा छोटा कण रहेगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि इसमें तुम्हारे कोलाइड आकार, यानी कि इसमें क्या होगा, कम व्यास के कणों को, उसमें अधिक व्यास बोला हूँ मैं, यानी कि देखो इसमें कणों का आकार बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। मान लो ये कितना है, 2000 नैनोमीटर आकार का है, तो 2000 नैनोमीटर किसका आकार रहता है, निलंबन वाले का, सस्पेंशन का ना। तो उसको मैं तोड़ूंगा और तोड़ के छोटे छोटे कण बनाऊंगा, और वो कण का आकार कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य, ये बोला हूँ। अब दूसरा ऐसा स्थिति आ सकता है कि कम व्यास वाले कण हैं, उनको हम क्या करेंगे, संघनित करेंगे। मतलब ऐसे कण है, देखो एक कण है, उसका जो डायमीटर है 0.5 नैनोमीटर है, ये किसी का 1 नैनोमीटर है, इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे, संघनित कर देंगे।
और संघनित करके 1 नैनोमीटर से कितना 1000 नैनोमीटर के मध्य का फिर से कोलाइट कण बना सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक तो तोड़कर बनाओ, या तो दूसरा जोड़कर बनाओ। क्लियर है ना? आकार कितना रहना चाहिए? 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के मध्य। क्लियर है ना? अब कैसे बनाते हैं हम लोग, कोलाइट कणों का निर्माण किस तरीके से किया जाता है? तो हमारे में ध्यान समझना, आईएमपी पार्ट जो है परिक्षेपण विधि है। कौन सा है? परिक्षेपण विधि। और परिक्षेपण विधि में 4 विधि है। कितना विधि? 4 विधि। सबसे पहला विधि जो है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। नाम भूलना नहीं, ब्रेडिंग आर्क विधि, या इसी को बोलते हैं विद्युत परिक्षेपण विधि। क्या बोलते हैं? विद्युत परिक्षेपण विधि, ब्रेडिंग आर्क विधि या विद्युत परिक्षेपण विधि। सबसे ज़्यादा एमपी यही है, ठीक है? और उससे भी ज़्यादा एमपी, सबसे ज़्यादा पूरे टॉपिक में एक ही ठोक तुमको जो याद करके जाना है, पेपर टाइप भूलना नहीं है। सब भूल जाओ रिवाइज करते हुए, लेकिन ये वाला जो पॉइंट रहेगा उसको भूलना नहीं है। वो कौन सा है तुम्हारा? ध्यान समझना, वो है आपका पेप्टीकरण। क्या है? पेप्टीकरण, या पेप्टीकरण की क्रियाविधि क्या होता है? क्लियर है? पेप्टाइजेशन क्या होता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन रहता है पेप्टीकरण। क्या? पेप्टीकरण। भूलना नहीं ना, आएगा ही आएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है कि ना? ठीक है, तो परिक्षेपण विधि मुख्यतः कितना विधि हो गया आपका? 2। पहला तो ब्रेडिंग आर्क विधि जो मैं तुमको लिखाऊंगा नोट्स में है, पेप्टीकरण विधि भी नोट्स में है। उसके अलावा 2 विधि तुमको बुक से पढ़ना है। एक तो है तुम्हारा यांत्रिक विधि है, हल्का से हिंट दे दूंगा उसके बारे में तुमको। और उसके बाद है एक अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि। अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि। क्लियर है? 4-5 साल हो गया पढ़ाते मेरे को, हमेशा सिर्फ और सिर्फ पेप्टीकरण आया है और ब्रीडिंग आर्क विधि आया है। ये दोनों आता नहीं है, और मान लो आ जाएगा तुमको लिखने के लिए मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। यहाँ तक क्लियर है क्या? सबसे पहले जो नहीं आता है उसको करे क्या, फिर इन दोनों को करेंगे, विद्युत परिक्षेपण और पेप्टीकरण जो आईएमपी है। पहले छोटा छोटा देख लेते हैं, यांत्रिक विधि क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले यांत्रिक विधि देखें। अच्छा, ये वाला जो संघनन विधि, इसका सिर्फ परिभाषा याद रख ले रहो, ठीक है? हल्का सा बुक से पढ़ लेना, आएगा तो नहीं। क्लियर है? हम लोग को कितना पढ़ना है टोटल बनाने की विधि में? मेनली 2। एक तो पढ़ना है क्या? ब्रीडिंग आर्क का विधि, और दूसरा क्या है आपका? पेप्टीकरण। क्या पढ़ना है? पेप्टीकरण। ज़्यादा डिटेल से बुक में और बहुत सारा है, ये सब दिया है हुआ है। क्लियर है ना? लेकिन उसमें ज़्यादा फोकस करना नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है? जाता देखे हो? जाता घर में जाता पहले ज़माने में चलता था। तो ऐसा समझो कि ऐसा एक है ना, ऐसा जाता टाइप का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? और इसके ऊपर एक ठोक और है। क्लियर है ना? और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पास से जिसको कोलाइड बनाना है, जिस कणों को कोलाइड बनाना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, परिक्षेपण विधि में क्या होता है, बड़े आकार के कण रहते हैं, निलंबन टाइप का। तो हम लोग क्या करते हैं, निलंबन आकार के कणों को ऐसे ऊपर में डालते हैं, और एक जो तुम्हारा एक सिरा रहता है मशीन का, वो क्लॉकवाइज घूमता है, और एक कैसे घूमता है तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, इस तरीके से घूमता है। और इन दोनों के बीच में जो आपका कोलाइड कण आता है वो क्या हो जाता है, पिसा जाता है, और किसका निर्माण हो जाता है, कोलाइड कण का निर्माण हो जाता है। टाइम पास है एकदम से। कौन सा विधि है ये, यांत्रिक विधि। क्या है, यांत्रिक विधि। जाता विधि बोल रहे हो, ठीक है। यांत्रिक विधि क्या है, यांत्रिक विधि। नॉर्मली पीसते हैं, यहाँ तक क्लियर है। पीस करके कोलाइड कणों का आकार बना लेते हैं। उसके बाद दूसरा विधि देखो, उसके बाद एक आपका और विधि है अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि। कौन सा, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि। नॉर्मल जो साउंड सुन रहे हो सोनिक वेव के कारण है वो, ठीक है ना, सोनिक साउंड है वो, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है ना, समझ आ रहा है। अल्ट्रासोनिक, तुम लोग वो सोनोग्राफी वगैरह करने जाते हैं, सोनोग्राफी करने जाते हैं तो अल्ट्रासोनिक साउंड द्वारा चेक करते हैं। किसके द्वारा, अल्ट्रासोनिक। असल में क्या होता है, ध्यान समझना। एक बर्तन है मान लो, ठीक है ना, क्या है हमारा एक बर्तन। इस बर्तन में क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना, एक क्रिस्टल को रखा, यहाँ पास से ध्यान देना, एक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड लगाया, इधर से एक इलेक्ट्रोड लगाया, क्लियर है। और इसको हम लोग करंट पास किए, क्या किए, करंट पास। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड निकालने लग जाएगा। क्या निकालने लग जाएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड निकालेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव निकालेगा। और यहाँ पास मान लो कोई बड़े आकार का कण को रखा हूँ, तो वो जो साउंड वेव जाएगा वो इन कणों को क्या कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि। और डिटेल थोड़ा सा बुक से पढ़ लेना, क्लियर है ना। एक क्रिस्टल रखा हूँ, उसके अगल बगल में क्या लगाया मैं, इलेक्ट्रोड टाइप का लगाया हूँ, ठीक है। इससे करंट पास किया, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव निकालने लग गया।
साउंड वेव के कारण ये जो तुम्हारा कैसा पदार्थ था, निलंबन के आकार का, ठीक है, जिसका आकार 1000 नैनोमीटर से क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक। तो इस साउंड के प्रभाव से वो छोटे छोटे कणों में क्या हो गया, टूट गया। क्लियर है ना। तो इससे जो बना है हमारा कोलाइड, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि से बना हुआ कोलाइड। क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि से बना हुआ कोलाइड। यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा विधि देखो, ब्रेडिंग आर्क मेथड। क्या पढ़ेंगे, ब्रेडिंग आर्क मेथड। ब्रेडिंग आर्क मेथड में क्या होता है, जिसका कोलाइड बनाना रहता है, जिस धातु का मेरे को कोलाइड बनाना है, ठीक है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, एक बर्तन ले लिया, ठीक है, और इस बर्तन में हम लोग भर देते हैं किसको, जल को। किसको भर दिए, जल को। अब मान लो मेरे को कोलाइड बनाना है धातु का। किसका कोलाइड बनाना है, धातु का। कोई धातु है, जैसे सोना है, सोने का मेरे को कोलाइड बनाना है। क्लियर है ना। एक मिनट रुको, ध्यान देना। तो ये सोने का मान लो मेरे कोलाइड बनाना है, तो सोने का मैं क्या लूँगा, रॉड लूँगा, इलेक्ट्रोड लूँगा। क्लियर है ना। तो ये सोने का एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, और ये सोने का एक और इलेक्ट्रोड हो गया। क्लियर है। ऐसा सोने का कितना इलेक्ट्रोड हो गया, 2 इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब इन दोनों को इस तरीके से पास पास रखना है। क्लियर है ना, लेकिन चिपकाना नहीं है, वरना स्पार्क हो जाएगा ना। 2 इलेक्ट्रोड बनाए। अब यहाँ पास ध्यान देना ना, अब यहाँ पास इसका संबंध किससे कर देंगे, विद्युत धारा से कर देंगे। यहाँ पास क्या है, तुम्हारा जल है, ठीक है ना। गोल्ड कोलाइड बना रहे हैं हम लोग। क्या बना रहे हैं, गोल्ड कोलाइड। चूँकि मैं करंट प्रवाहित करूँगा तो गर्म होगा ये, ठीक है। तो गर्म होगा, तो इसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाते हैं, एक और बर्तन लेंगे, ठीक है ना। एक और बर्तन लेंगे, इस बर्तन में इसको पूरा रख देंगे। क्लियर है ना। इस बर्तन के अंदर इसको रखेंगे। ये पूरा उपकरण जो है किसके अंदर है, एक बर्तन के अंदर में है। और यहाँ पास क्या डालेंगे, ठीक है, यहाँ पास हम लोग डाल देंगे आइस, ठीक है ना, बर्फ़ डाल देंगे। क्या डाल देंगे, बर्फ़। क्लियर है ना। ऐसे ऐसे बर्फ़ डाल देते हैं, रुको लगा देते हैं, ऐसा बहुत सारा बर्फ़ डाल देते हैं ऐसे चारों ओर, ताकि ये क्या रहे, तुम्हारा ठंडा रहे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इस तरह से ऐसा समझ आया। अब होता क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पास ये पानी डाले हो, जैसे ही विद्युत धारा प्लस चार्ज माइनस चार्ज करंट सप्लाई किए, करंट सप्लाई करोगे तो यहाँ पास आर्क चिंगारी निकलेगा। आर्क का मतलब क्या होता है, चिंगारी। चिंगारी निकलेगा, ठीक है। चिंगारी जब निकलेगा तो ये जो तुम्हारा धातु का कण है वो छोटे छोटे कणों में टूटना क्या होगा, शुरू होगा। और वो जो छोटे छोटे कण है वो इनमें आएंगे, जल में, और जल के साथ मिल करके क्या बना देंगे, कोलाइड विलयन। क्या बना देंगे, कोलाइड विलयन। क्लियर है कि नहीं। इसमें चांदी है, तांबा है, ठीक है ना, सोना है, इन सभी का क्या बनाया जाता है, कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। इस टाइप का जब इलेक्ट्रोडों के मध्य में, जब उच्च इलेक्ट्रोड, ध्यान देना, इलेक्ट्रोडों के मध्य में उच्च विद्युत विभव क्या करते हैं हम लोग, सप्लाई करते हैं। तो उच्च ताप के कारण ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड रहता है वो क्या होता है, टूटने लगता है। और टूट करके जो उसका कण है, जो परिक्षेपण माध्यम है हमारा क्या, जल, उस जल में जाकर के क्या होने लग जाता है, घुलने लग जाता है, और छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। क्लियर है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब ये बन जाएगा ना, ठीक है, जब ये बन जाएगा, अच्छा ये ज़्यादा गर्म मत होकर के चारों ओर क्या डाले हैं, और बर्फ़ डालें। क्या डाले हैं, बर्फ़। तो इसको और ज़्यादा स्थायी करने के लिए हम लोग इसमें क्या मिला देते हैं, KOH। क्या मिला देते हैं, KOH, जो कि क्या रहता है कि स्थायी कारक होता है। क्या होता है, स्थायी कारक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये तुम्हारा कौन सा विधि हो गया, अभी जो बनाने का विधि बताया वो, ठीक है, ब्रेडिंग आर्क विधि। क्या हो गया, ब्रेडिंग आर्क विधि। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट विधि है आपका कौन सा, पेप्टीकरण, जो मोस्ट MP है, सबसे ज़्यादा MP है कि आपका पेप्टीकरण। ध्यान समझना, क्या पढ़ेंगे आप हम लोग, पेप्टीकरण। क्या होता है पेप्टीकरण, ध्यान से समझना। पेप्टीकरण के परिभाषा में सबसे पहला लाइन हमेशा लिखना है, पेप्टीकरण स्कंदन के विपरीत की क्रिया है। लिखवाया था एक दिन, याद करो, पेप्टीकरण पढ़ाऊंगा ऐसे बोला था। तो पेप्टीकरण क्या होता है, स्कंदन के विपरीत क्रिया है, स्कंदन के विपरीत क्रिया है, ठीक है। मेरे जिस पदार्थ का कोलाइड बनाना है उसका ताज़ा अवक्षेप लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि तुम लोग पढ़े होगे AgNO3, और क्या होता है आपका NaCl। जब ये आपस में क्रिया करता है 1 सेकंड से भी कम समय में क्या होता है, AgCl, और क्या हो जाता है NaNO3, ऐसा। और इसका अवक्षेप नीचे में आकर के बैठ जाता है, खादारी। समझ आ रहा है कि नहीं,
खादा बोलते थे ना, ठीक है, ऐसा टाइप से। तो अवक्षेप आकर के प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अवक्षेप आकर के नीचे में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है अवक्षेप, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यानी कि इस जो अवक्षेप है, इस अवक्षेप से हम लोग क्या बना दे, कोलाइड बना दे, तो उसको क्या बोलेंगे, पेप्टीकरण। तो ध्यान समझना, स्कंदन हो रहा है उसके जस्ट विपरीत क्रिया है ये, तो स्कंदन का जो विपरीत क्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टीकरण। अब पेप्टीकरण कैसे होता है, पेप्टीकरण में ध्यान समझना, एक तो चाहिए हमको ताज़ा अवक्षेप, क्या चाहिए, ताज़ा अवक्षेप। किसका ताज़ा अवक्षेप, जिसका हमको क्या बनाना है, कोलाइड विलयन बनाना है, जिसका क्या बनाना है हमको, कोलाइड विलयन बनाना है। और दूसरा चाहिए पेप्टीकारक, क्या चाहिए, पेप्टीकारक, पेप्टीकारक चाहिए, ठीक है ना, जो कि क्या होता है आपका विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है, विद्युत अपघट्य। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जो कि क्या होता है आपका विद्युत अपघट्य। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। चलो शुरुआत करें, कोलाइड विलयन कैसे बनेगा। जैसे कि देखो मेरे को FeOH3 का, FeOH3 इसका बनाना है क्या, कोलाइड विलयन। क्या बनाना है, कोलाइड विलयन, क्लियर है ना। इसका मेरे को कोलाइड विलयन बनाना है। तो कोलाइड विलयन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझना, इसमें एक पेप्टीकारक मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा, पेप्टीकारक, FeCl3। क्या मिला दिया, FeCl3, जो कि एक प्रकार का क्या है, विद्युत अपघट्य है। क्या है, विद्युत अपघट्य। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे ही विद्युत अपघट्य है, अब ध्यान से सुनना, ये FeCl3 कैसे टूटा होगा, FeCl3 है, ऐसा है ना, तो इसका चार्ज इधर और इसका चार्ज इधर, ऐसा रहता है। तो ध्यान से समझना, Fe3+ और Cl माइनस, कितना ठोक है ये Cl, 3, तो 3Cl-। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, ये जब टूटेगा, ये जब टूटेगा, विद्युत अपघट्य का प्रकृति ही है ना टूटना, क्या होना, टूटना। तो जब ये टूटेगा क्या तुम्हारा Fe3+, तो ये जो Fe3+ है, ठीक है, वो जा करके चिपक जाएगा FeOH3 के चारों ओर। ये मान लो FeOH3 है, तो उसके चारों ओर जा करके कौन चिपक गया, Fe3+। तो ये लगातार Fe3+, 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 इस तरीके से लगातार चिपकते गया, और इस प्रकार निर्माण हो गया आपका फिर से किसका, कोलाइड का। किसका निर्माण हो गया, कोलाइड का। समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान से समझने का कोशिश करना। मेरे जिसका कोलाइड बनाना है उसका ताज़ा अवक्षेप लिया, मेरे इसका कोलाइड बनाना था FeOH3 का, तो इसका मैं अवक्षेप लिया, क्या लिया, इसका अवक्षेप। और इसी के जैसे ही सेम टू सेम आयन वाला, जैसे कि Fe है तो Fe वाला ही, समझ आ रहा है ना, Fe है तो Fe वाला ही क्या लिया मैं, प्रबल विद्युत अपघट्य ले लिया, या फिर सॉरी क्या ले सकते हो आप, दुर्बल विद्युत अपघट्य ले सकते हो। सम आयन वाला लेना है, कैसा लेना है, और सम आयन। जैसे यहाँ पास Fe है तो यहाँ पास भी कैसे वाला लेना है, Fe वाला लेना है, क्लियर है ना, तभी तो बनेगा ना। ध्यान समझना, पेप्टीकरण स्कंदन के विपरीत क्रिया होती है। इसमें जिस पदार्थ का कोलाइड विलयन बनाना होता है उसका ताज़ा अवक्षेप लेते हैं, उसका क्या लेते हैं, ताज़ा अवक्षेप लेते हैं, तथा इस प्रक्रिया में एक पेप्टीकारक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पेप्टीकारक, जो कि क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब समझने का कोशिश करो, FeOH3 का बनाना है मेरे को कोलाइड, तो FeOH3 का क्या लिया मैं, ताज़ा अवक्षेप लिया, और इसी के जैसे सेम टू सेम आयन वाला क्या लूँगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य सेम टू सेम आयन वाला है, इधर Fe है तो इधर भी क्या है, Fe वाला लिया। ये FeCl3 को तोड़ा मैं, तो Fe इधर Fe3+ और 3Cl-। अब ये जो Fe है, ये जो Fe3+ टूटा है ना, ये Fe3+ जी टूटा है, ये Fe3+ इस FeOH3 के चारों ओर +4 ऐसे जाकर के जुड़ गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेप्टीकरण। क्या बोलते हैं, पेप्टीकरण। मतलब FeOH3 के चारों ओर इसका क्या हो गया, Fe3+ का अधिशोषण हो गया। क्या हो गया, अधिशोषण। समझ आया कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, एक बार और बताएं क्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो अवक्षेप के जो कण रहते हैं, ये अवक्षेप है, ठीक है, अवक्षेप के कण, ठीक है, ये जो तुम्हारा पेप्टीकारक है उसके धन आयनों को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है, आकर्षित, और आकर्षित करके क्या कर देता है, अधिशोषण कर देता है। क्या कर देता है, अधिशोषण। परिभाषा को समझ लो, पेप्टीकरण स्कंदन के विपरीत की क्रिया है। स्कंदन मतलब नीचे बैठता है, उसके जस्ट विपरीत हमको क्या बनाना है, कोलाइड बनाना है। क्लियर है। कोलाइड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ताज़ा अवक्षेप लूँगा। समझ आ रहा है ना, जिसका कोलाइड विलयन बनाना है उसका मैं क्या लूँगा, ताज़ा अवक्षेप। ताज़ा अवक्षेप लिया, और वो जो ताज़ा अवक्षेप है उसी के जैसे सेम टू सेम आयन वाला मैं क्या लूँगा, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टीकारक। पेप्टीकरण की प्रक्रिया में क्या चाहिए, पेप्टीकारक। अब ध्यान से सुनना, ये जो क्या लेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य, वो आयन निकालेगा अपना,
और ये जो आयन रहेगा, ये जो आपका आयन रहेगा, ये इस ताज़ा अवक्षेप के चारों ओर अधिशोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिशोषित। और अधिशोषित होकर किसका निर्माण कर देगा? कोलाइड का। किसका निर्माण कर देगा? कोलाइड का। तो इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका पेप्टीकरण। क्या बोलते हैं? पेप्टीकरण। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो परिभाषा याद करना, पेप्टीकरण स्कंदन के विपरीत क्रिया है। इस प्रक्रिया में जिसका कोलाइड विलयन बनाना रहता है उसका ताज़ा अवक्षेप लेते हैं। क्या लेते हैं? उसका ताज़ा अवक्षेप लेते हैं। तथा कोलाइड बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पेप्टीकारक का, जो कि क्या होता है? एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड को मिलाया जाता है तो फेरिक क्लोराइड के धन आयन, फेरिक क्लोराइड के धन आयन FeOH3 के चारों ओर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं और कोलाइड का निर्माण कर देते हैं। खत्म। क्लियर है? पेप्टीकारक किसे कहते हैं करके आएगा, क्या लिखोगे? ठीक है। पेप्टीकरण की प्रक्रिया में कोलाइड बनाने के लिए जो दुर्बल विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेप्टीकारक। क्लियर है? क्या बिना पेप्टीकारक के पेप्टीकरण की प्रक्रिया हो सकती है क्या? नहीं। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, और ये जो बनता है ना FeOH3, वो रहता है गहरा भूरा रंग का, गहरा लाल भूरा रंग का। लिख लेना, ये एग्जाम्पल है, MP है ना बहुत ज़्यादा। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ क्या मिलाते हैं? फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो इस टाइप का जो विलयन मिलता है वो गहरा लाल भूरा रंग का रहता है। कोलाइड जो मिलता है वो गहरा लाल भूरा रंग का होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी तक हम लोग क्या देख डाले? कोलाइड का प्रकार, कोलाइड बनाने की विधि। क्या देख लीजिए? कोलाइड बनाने की विधि। और कोलाइड बनाने की विधि में कौन सा विधि पढ़ रहे थे? परिक्षेपण विधि, यानी बड़े कणों को तोड़ करके क्या बनाया जा रहा है? अभी छोटे कण। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? संघनन विधि। संघनन विधि का सिर्फ परिभाषा याद रखना है, जब छोटे छोटे कणों को कोलाइड कणों के आकार तक मिलने दिया जाता है और मिला करके क्या बनाते हैं हम लोग? कोलाइड बनाते हैं। तो उसको हम लोग क्या विधि बोलते हैं? संघनन विधि। क्या बोलते हैं? संघनन विधि। छोटे कण आकार किस में रहेगा? विलयन में रहेगा। 1 नैनोमीटर से कम रहे, तो 1 नैनोमीटर से कम आकार के कणों को यदि क्या करके संघनित करके, क्या करके संघनित करके किसका निर्माण किया जाता है? आपका कोलाइड का निर्माण किया जाता है। और इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन विधि। क्या बोलते हैं? संघनन विधि। सिर्फ परिभाषा बस याद रखना, इसका कोई प्रकार वगैरह आएगा नहीं। हमको सिर्फ बनाने की विधि में 2 याद रखना है, एक ब्रीडिंग आर का विधि और दूसरा पेप्टीकरण। क्या? पेप्टीकरण। सबसे ज़्यादा MP क्या है? पेप्टीकरण। उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन करके पूछता है। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आ गया? पेप्टीकरण में किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है। पैसीकरण और पैसीकारक की क्रिया विधि में कोई दिक्कत था क्या? नहीं। विशेष संरचना में नहीं था ना? चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब कोलाइड विलयनों का शोधन। हेडिंग डालो, कोलाइड विलयनों का शोधन। टॉपिक टू टॉपिक याद करा करो, फ्लो चार्ट बनाया करो। जब पूरा चैप्टर पढ़ डालते हो ना तो उसका सारांश 1 पेज में, और उसी को रिवाइज किया करो। समझ रहे हो ना? तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कोलाइड विलयनों का शोधन। ठीक है, कि कोलाइड विलयन जो बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारा क्या आ सकता है? अशुद्धि आ सकता है। उन अशुद्धियों को दूर करने ही क्या कहलाता है? कोलाइड विलयन का शोधन। क्या कहलाएगा? कोलाइड विलयन का शोधन। अच्छा, अब ध्यान से समझना, इसमें कौन कौन सा विधि है। सबसे पहला है गर्म अपूहन। सबसे पहला विधि है क्या? आपका गर्म अपूहन। दूसरा विधि है आपका विद्युत अपूहन। तीसरा विधि है आपका अति सूक्ष्म छनन। अति सूक्ष्म छनन। और चौथा है आपका अति अभिकेंद्रन। क्या है? अति अभिकेंद्रन। ये दोनों को फिर से बुक से पढ़ना है तुम लोगों को। अति सूक्ष्म छनन, अति अभिकेंद्रन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करोगे, कोई पन्नी लोगे जिसके कणों का आकार जो रहता है क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। तो उससे जो छोटा कण रहेगा वो जा पाएगा क्या? नहीं। और उससे 1000 नैनोमीटर से बड़ा कण रहेगा वो जा पाएगा क्या? नहीं। केवल कोलाइड कण ही जा पाएंगे अति सूक्ष्म छनन में जी। और एक होता है अति अभिकेंद्रन, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन रहेगा, उसमें घुमाओगे लगातार। समझ आ रहा है ना? तो क्या होगा? उसका अवसादन होगा। तो ये 2 तरीका होता है, बुक से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर ना? अति अभिकेंद्रन। क्लियर है? हमारे में ज़्यादा MP है क्या? तुम्हारा गर्म अपूहन और विद्युत अपूहन। अपूहन मतलब क्या है? डायलिसिस। सब लोग ये वर्ड सुने होंगे, डायलिसिस करने जा रहे हैं, किडनी वाला कहानी। हमारे बॉडी में क्या होता है? किडनी करता है डायलिसिस का काम। क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डायलिसिस का प्रक्रिया क्या होता है। हम लोग क्या लेते हैं? एक चर्म पात्र लेते हैं।
ठीक है, मतलब एक चमड़े का बैग लेते हैं, ऐसा इस टाइप का कुछ चमड़े का बैग रहेगा। इस चमड़े के बैग के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, कोलाइड विलयन को डालते हैं। किसको डाल देते हैं, कोलाइड विलयन को। और इसको हम लोग किस में लटका देते हैं, एक पानी में किस में लटका दिए, पानी में। और इसको ऐसे ऊपर से बांध दिया और लटका दिया, बांध करके क्या कर दिए हैं, लटका दिए हैं। ऐसा बैग है, ये बैग को हम लोग इस तरीके से, एक मिनट ना, बैग को इस तरीके से ऐसे बांध दिए, चमड़े का बैग है। और किसका बैग है, चमड़े का। कोलाइड विलयन जो बना है उसको डाल दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पास यदि अशुद्धि होगा तो सांद्रता क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक। तो यहाँ पास सांद्रता क्या है, अधिक। क्या है, अधिक सांद्रता। और यहाँ पास नॉर्मल पानी बस है, तो यहाँ पास सांद्रता क्या है तुम्हारा, कम है। सांद्रता क्या है यहाँ, कम। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का क्या होगा, अभिगमन। और चूंकि ये चर्म पात्र है, और चर्म पात्र कैसा रहता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कुछ ही कणों को जाने देता है और कुछ कणों को जाने नहीं देता, सेलेक्टिव रहता है जो। क्लियर है ना, यानी कि ये जो चर्म पात्र है, ठीक है ना, वो क्या होता है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली से निर्मित है। क्लियर है। तो ये कुछ कणों को ही, जो तुम्हारे, ध्यान समझना, उन कणों को ही जाने देगा जो कि तुम्हारे कौन से आकार के रहेंगे, कोलाइड कणों की आकृति के रहेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। यानी अशुद्धि जो रहेगा, ध्यान देना, सॉरी, अशुद्धि जो रहेगा वो विसरण द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पास केवल बचेगा क्या, शुद्ध कोलाइड। क्या बचेगा, शुद्ध कोलाइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं कि अच्छा, और ये जो पूरा प्रक्रिया है, मान लो यहाँ जो पानी रखा हूँ जो कि कम सांद्रता का जल है, वो कैसा है, गर्म है। कैसा है, गर्म। इसको क्या बोलूँगा मैं, गर्म अपोहन। क्या बोलूँगा, गर्म अपोहन। कोई दिक्कत गया क्या इसमें, समझ आ रहा है। कोई कोलाइड लिया, कोलाइड को चमड़े के बैग के अंदर, पाउच के अंदर डाला, चमड़े का पाउच के अंदर डाला, उसको बांध दिया, किसमें लटकाए हूँ, और गर्म पानी में। क्योंकि यहाँ अशुद्धि है, इस कारण इसका सांद्रता क्या है, अधिक। बाहर गर्म जल है, उसका सांद्रता क्या है, कम। उसमें कोई अन्य विलेय के कण घुले हुए नहीं है। तो जो अशुद्धि रहेगा, विसरण द्वारा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के और अणुओं का जो अभिगमन होता है उसको क्या बोलते हैं, विसरण। तो विसरण द्वारा जो अशुद्धि रहेगा वो बाहर निकल जाता है। और इसी प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका गर्म अपोहन। क्या बोलते हैं, गर्म अपोहन। या इसी को ही हम लोग, एक और क्वेश्चन आ जाएगा, ग्राहम का अपोहन विधि क्या है करके। ग्राहम का अपोहन विधि क्या है। तो ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने बताया था इसको, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, ग्राहम का अपोहन। किसी को कोई दिक्कत है क्या इतने में, नहीं ना। आगे बढ़ जाएं। शुद्धिकरण का पहला विधि हो गया क्या, आपका गर्म अपोहन। दूसरा है विद्युत अपोहन। विद्युत तो अपोहन भी वैसी है ना, सेम टू सेम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक पात्र लेते हैं, एक मिनट को, ये एक पात्र लिए, और इस पात्र में हम लोग क्या लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। क्या लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रोड। क्लियर है, ये पहला इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये है आपका क्या, दूसरा इलेक्ट्रोड। अरे यार, पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक में कौन सा चार्ज है, प्लस, और एक में माइनस, विद्युत धारा से संबंधित कर दिए। क्लियर है ना, ध्यान समझो। अब यहाँ पास क्या होगा, ध्यान देना ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही चर्म पात्र टाइप का बैग, जिसमें क्या रखेंगे, कोलाइड को रखेंगे। किसको रखेंगे, कोलाइड को। इधर क्या रहेगा, आपका जल रहेगा। जैसे ही यहाँ पास ऐसा, ध्यान से समझना ना, ये जो तुम्हारा विधि है ना, ध्यान देना, इसमें क्या होता है, आयनिक अशुद्धि जो रहेगा, किसको, आयनिक अशुद्धि, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्लियर है, आयनिक अशुद्धि को क्या करेंगे, अलग। मान लो अशुद्धि जो है वो धन आयन के वाला है, तो किधर जाएगा, ऋण आयन के, और अशुद्धि ऋण आयन वाला रहेगा, किधर जाएगा, धन आयन के। और ये जो हमारा कोलाइड विलयन है वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, देख लो भाई पूरा। ठीक है, एक मिनट ना, क्लियर है। शक्कर और यूरिया के लिए होता है जी ये विधि का उपयोग। किसके लिए होता है, शक्कर और यूरिया के लिए, शक्कर व यूरिया के लिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपोहन, चूँकि विद्युत धारा का क्या हो रहा है, यहाँ पास उपयोग हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो अब तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि कोलाइड विलयन का प्रकार पढ़े। सबसे पहले तो किसके आधार पर, आकृति के आधार पर। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। सबसे पहला क्या है तुम्हारा, बहुआण्विक, दूसरा है दीर्घाण्विक, और तीसरा क्या था, संगुणित। संगुणित का उदाहरण साबुन और डिटर्जेंट। उसका क्रियाविधि, मिश्रिल संरचना का निर्माण। स्टेरेट आयन टूटता है, उसका कितना सिरा बनता है, 2। एक तो रहता है हेड और दूसरा रहता है आपका टेल। हेड वाला जो भाग रहता है वो जल से जुड़ता है और टेल वाला भाग मैल से जुड़ता है। क्लियर है ना।
क्लियर है। इस तरीके से साबुन मिसेल संरचना का निर्माण करता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना शुरू किए, कोलाइड निर्माण की विधि। कोलाइड निर्माण का कितना विधि होता है, 2। एक होता है आपका परिक्षेपण विधि, दूसरा होता है आपका संघनन विधि। परिक्षेपण विधि कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। सबसे पहले कौन सा विधि पढ़े हो, कौन सा, ब्रेडिंग आर्क विधि। दूसरा कौन सा है, पेप्टीकरण। तीसरा कौन सा है, यांत्रिक विधि। और चौथा क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड मेथड। क्लियर है, या परिक्षेपण विधि। यहाँ तक क्लियर है। यांत्रिक और अल्ट्रासोनिक को याद करना है क्या, नहीं, बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें, ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक है, उपकरण बनाएंगे, यानी जिस धातु का इलेक्ट्रोड का हमको कोलाइड विलयन बनाना है उसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं, उसको पानी में डालते हैं। उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, गर्म मत होकर के उसके चारों ओर क्या रखते हैं, आइस रखते हैं। क्लियर है। गोल्ड का कोलाइड विलयन इस तरीके से बनता है। अच्छा, अधिक स्थायी बनाने के लिए क्या मिला देते हैं, KOH। क्या मिला देते हैं, KOH। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, विधि पेप्टीकरण। पेप्टीकरण स्कंदन के विपरीत की क्रिया है, ये बोला हूँ। और इसमें जिस पदार्थ का कोलाइड विलयन बना रहा है उसका क्या लेते हैं, ताज़ा अवक्षेप। और उसमें उसको स्थायी करने के लिए, बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, पेप्टीकारक। क्या डालते हैं, पेप्टीकारक। यहाँ तक क्लियर है। पेप्टीकारक एक प्रकार का दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। उदाहरण दिया FeOH3 है, उसका अभिक्रिया किया है FeCl3 के साथ। तो FeCl3 का Fe3+ चार्ज निकला और FeOH3 के सतह पर क्या हो गया, अधिशोषित हो गया। क्लियर है। और गहरा लाल भूरा रंग का क्या बन गया, आपका कोलाइड विलयन। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने लग गए, क्या, कोलाइड विलयनों का शोधन। कोलाइड विलयन का शोधन का कितना विधि, 4। सबसे पहला गर्म अपोहन, दूसरा है विद्युत अपोहन, तीसरा क्या है, अति सूक्ष्म छनन, और चौथा क्या है, अति अभिकेंद्रन। अति सूक्ष्म छनन, अति अभिकेंद्रन बुक से पढ़ना है, थोड़ा बहुत जानना है बस परिभाषा। गर्म अपोहन में क्या होता है, एक चर्म पात्र, चर्म बैग लेते हैं जिसमें कोलाइड विलयन को भर देते हैं और उसको गर्म पानी में क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। ठीक है। चूंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली, इस कारण क्या होता है, जो अशुद्धियाँ रहती है वो विसरण की प्रक्रिया द्वारा जल में आ जाता है और चर्म पात्र के अंदर कोलाइड क्या हो जाता है, आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग कौन सा लास्ट में पढ़े, अभी कौन सा विधि, विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन विधि में वैसे सेम टू सेम चर्म पात्र है, लेकिन दोनों ओर क्या रख दिया, इलेक्ट्रोड। मान लो अशुद्धि आयनिक है, मतलब एक प्लस आयन और क्या है, ऋण आयन। तो यदि प्लस आयन वाला अशुद्धि होगा तो किधर जाएगा, ऋण आयन, और ऋण आयन वाला अशुद्धि होगा तो किधर जाएगा, धन आयन। और जो हमारा चर्म पात्र है उसमें कोलाइड विलयन क्या हो गया, शुद्ध प्राप्त हो गया। उदाहरण के लिए क्या दिया था, शक्कर और यूरिया। क्लियर है। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा कल के लेक्चर में, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, टिंडल प्रभाव क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होता है, यानी कोलाइड विलयनों का गुण। उसी में पढ़ेंगे स्कंदन क्या होता है, गोल्ड संख्या क्या होता है, और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।